हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म और कभी कभी लॉन्ग टर्म भी हम उसमें एक बैठ सकें। सो बेसिकली जनरली मैं तो ट्राई करता हूँ कि मैं स्विंग्स भी खेलूं प्लस मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी चलता रहे। सो उसी के रिगार्डिंग आज एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, जिसके अभी रिजल्ट्स भी आए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जो मैं अपना जो थॉट प्रोसेस है स्विंग के बेस में, शॉर्ट मीडियम टर्म प्लस अगर लॉन्ग टर्म में मेरे को बैठना है, लॉन्ग टर्म मीनिंग 2 to 3 years अगर मेरे को बैठना है और बिजनेस को ग्रो होते देखना है, तो ये भी मैं करता हूँ। बिकॉज वो मेरे एक पोर्टफोलियो अलग चलता है, बिकॉज उसमें कुछ छेड़ना तो होता नहीं है, जस्ट सिर्फ एक क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे को ट्रैक रखना होता है कि क्या आ रहे हैं रिजल्ट्स, क्या नहीं आ रहे हैं। सो आज हम बजाज फाइनेंस डिस्कस करेंगे। सो आपको मैं स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ इसके टेक्निकल्स पे। पहले आपको मैं इसके टेक्निकल्स के बारे में ही शेयर करूंगा, एंड देन उसके बाद टेक्निकल्स के बाद हम चलेंगे इसके कुछ फंडामेंटल्स देखने के लिए कि क्या ये टेक्निकल्स जो बन रहे हैं, जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है भी आगे बढ़ना या कोई ग्रोथ होनी पॉसिबल है टेक्निकल चार्ट्स में। बिकॉज टेक्निकल चार्ट्स में तभी तेजी आएगी जब फ्यूचर में ग्रोथ का एक अनुमान मार्केट लगाती है, और अभी करंट ट्रेजेक्ट्री क्या है और पोटेंशियल क्या है इसका। सो अभी हम ने इसका वीकली चार्ट खोल लिया बजाज फाइनेंस का, और अभी हम यहाँ पे एक आपको एक लॉन्गर टर्म में आपको दिखाऊंगा कि इसका लॉन्गर टर्म इसका ट्रेजेक्ट्री क्या रही है। तो लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री इसकी ये अपसाइड पे ही रही है, राइट। तो इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रही है हमारी, राइट। तो हमने लॉन्ग टर्म में तो देख लिया, प्लस अभी हम देखते हैं कि इसमें एक पैटर्न हमारे को बनता दिखाई दे रहा है, और एक पैटर्न फॉर्म हो गया है, लेकिन उसके अंदर अभी हम ब्रेकआउट कह नहीं सकते भी कि प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं आया, क्योंकि अभी एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बनता दिख रहा है, प्लस अभी नीचे आ रहा है ये। सो मे बी क्या हो सकता है कि थोड़ा भी मार्केट अभी फियरफुल है कि थोड़ा ग्लोबल चैलेंजेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोई क्या पता एक और ये हैंडल बना ले, थोड़ा सा यहाँ पे हॉवर करता रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा ब्रेकआउट देके और ये एक हल्का रिटेस्ट करके फिर जब ऊपर चलेगा, तो यहाँ पे हमारे को एक वो हो जाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिख रहा है वैसे इस कैंडल के अंदर हमारे को। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस कैंडल पे हमारे को जो है, ये कैंडल है, इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट दिख तो रहा है, लेकिन अभी क्लीन ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो मे बी शायद एक हैंडल बने यहाँ पर, एक मल्टीपल आप छोटे छोटे कप्स बनेंगे जिनको हम हैंडल्स बोलेंगे, या फिर उसको राइट शोल्डर भी बोल सकते हैं हम। तो मैं वेट करता हूँ कि जब या तो ये इस लेवल के डिप पे आए जो यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इकट्ठा करूँ, बिकॉज ये क्या है कि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। ये जो स्विंग लो आप देख रहे हैं ना, जैसे स्विंग लो पहले ये बना, उससे पहले जो ये स्विंग लो बना, ये मैं मेजर स्विंग लोज की बात कर रहा हूँ। सो मेजर स्विंग लो ये बना, फिर ये बना, फिर अभी ये बना है। तो अगर दोबारा यहाँ पे आता है तो आई विल बी वेरी कीन टू बाय और टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है भी है, बिकॉज ये जो कंपनी है ये एक 30% बीस्ट है। मतलब ये 30% से ग्रो करती है कंपनी है। 25 से 30% के बीच में ये अपने CAGR पे ग्रो करके ये करती रही है, और आज भी ये ग्रो कर रही है। और इसके जो करंट रिजल्ट्स जो आए हैं Q1 के, Q2 के, और प्रीवियस ईयर के अंदर भी हमने देखा कि ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट करे। और इतने टफ इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे रिजल्ट्स पोस्ट करना, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि इतनी बड़ी कंपनी, और ये आज से नहीं, मतलब 10 साल 15 साल हो गए कंपनी को ऑपरेट करते हुए, आज भी इनका जो प्रोसेसेस है कंपनी के, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो अभी हम देखेंगे इनके फंडामेंटल्स के अंदर। तो ये मेरे को भी दिखता है टेक्निकल्स के अंदर, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब ये एक ब्रेकआउट, क्लीन ब्रेकआउट होके रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर निकलेगा ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं काफी एग्रेसिव पोजीशन ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज उसके बाद के मोमेंटम में जाता है। और अगर मैं इसका देखूं, तो मिनिमम जो इसका मेरे को जो नजर आता है, एक बार मैं इसकी ये ड्राइंग हटा देता हूँ। सो मेजरली क्या है, अगर आप देखेंगे कि ये एक चैनल है ये। अगर आप देखेंगे कि ये एक चैनल है, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है ये, जो कि हम ब्रेकआउट अभी इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर फॉर्म में देख रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर एक चैनल, एक बॉक्स बना हुआ है ये। तो इस बॉक्स का जो अगर हम डेप्थ देखें, तो इसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आती है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
ये हमारे को जनरली ऐसे मतलब टेक्निकल एनालिसिस में हम ऐसे देखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर ये टारगेट आए। इससे हाफ भी आ सकता है कई बार, इससे डबल भी आ सकता है कई बार, इतना भी आ सकता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन इतना तो हमारे को आ ही जाता है, जो हमारे को पहले भी आया हुआ है वो हम देखते हैं पहले बैक टेस्टिंग के अंदर इसके। सो ये रेंज अगर ये ब्रेकआउट होती है तो रेंज ब्रेकआउट के बाद ही इतना तो ये मिनिमम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कंपनी है ये 30% CAGR से ग्रो करती है। तो बहुत हाईली चांसेस बन जाते हैं कि ये एक टारगेट इतना तो अचीव करेगी करेगी, जो कि बनता है हमारा यहाँ पे एक 11,000 का टारगेट बनता है, 11,700 का, प्लस इससे ऊपर भी जाएगी। तो बिकॉज ये एक फंडामेंटल जब भी देखेंगे, और यहाँ से अगर पोटेंशियल अपसाइड देखूं मैं तो ऑलमोस्ट ये 49% का अपसाइड है। लेकिन मेरे को इसमें, ये तो मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखूं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से ये डबल भी हो सकती है विद इन 3 ईयर्स और 3.5 ईयर्स, जिस हिसाब से ये चल रही है कंपनी। तो ये तो एक टेक्निकल लेवल्स हो गए, राइट। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं पीछे जाता हूँ हिस्ट्री के अंदर और देखता हूँ कि क्या ऐसा पहले भी कोई फॉर्मेशन हुआ है ऐसा। तो अगर मैं देखता हूँ तो यस, ये मुझे फॉर्मेशन कुछ दिखते हैं जब ये कुछ पीरियड में कंसोलिडेशन करता है। जैसे यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और ये एक बॉक्स को ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कितना यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 50% आया, जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे, राइट। सेम टू सेम अगर हम देखें कि उसके बाद ही यहाँ पे आके फिर दोबारा एक रेंज में चला गया ये, यहाँ पे रेंज में गया है। उसके बाद देखें अपसाइड कितना आया इसके अंदर, इसमें अपसाइड आया हमारा 40% का, राइट। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं कि दोबारा एक ये हल्का सा एक डीप करेक्शन में गया, काफी टाइम कंसोलिडेशन की। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो कितना उन्होंने अपसाइड दिया हमारे को, ये हमारे को अपसाइड दिया इन्होंने 70% का। देन अगेन कोविड का जो हमारे को ये जो ड्रॉप आया है पूरा, और इस टाइम पे तो काफी सस्ता हो गया था स्टॉक ये। तो उस टाइम पे मैं ले नहीं पाया था बिकॉज उस टाइम बहुत ज्यादा फियर था। कहना आसान होता है इनसाइड में, लेकिन तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी ये ज्यादा आया नहीं है रिटर्न इसमें अभी, मतलब ये भी रिटर्न अच्छा आ गया, 65% का रिटर्न आ गया है। तो हम जहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी कंसोलिडेशन होती है तो उनका काफी अच्छा एक ब्रेकआउट के बाद पोटेंशियल अपसाइड होता है। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जब भी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद ये, मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट हुआ, इस रीटेस्ट पे जब हम बाय करते हैं तो हमारे को काफी अच्छा गेन आने के चांसेस होते हैं। तो यही मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट हो के फिर ऊपर चले तो बहुत एक अच्छा इसमें अपसाइड दिखता है मेरे को जो 49% का जो मैंने अपसाइड दिखाया आपको। तो ये तो इसका बैक टेस्ट हो गया टेक्निकली, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो हमने टेक्निकली बात कर ली, लेकिन इस टाइम पीरियड में जब भी ये कंसोलिडेशन हुआ है तो क्या इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है? बिकॉज जब कंसोलिडेशन कोई भी कंपनी करती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है, ग्लोबली या डोमेस्टिकली। तो वो प्रॉब्लम चलती रहती है। तो क्या इस पीरियड के अंदर, इस टफ पीरियड के अंदर इस कंपनी ने ग्रो किया है अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, और अपना इनका रिस्क जो है, जो एनबीएफसी के अंदर जनरली रहता है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो कि एनपीए का रहता है। तो इनका एनपीए मतलब बहुत ही लाजवाब है। इनका ग्रॉस एनपीए हमेशा मतलब अभी लेस देन 1% है, और नेट एनपीए इनका 0.5% से भी कम होता है। तो इनका रिस्क मैनेजमेंट जो सिस्टम है, जो प्रोसेस बना हुआ है, बहुत ज्यादा ही टफ बना हुआ है इनका। सो एक गंदे इन्वायरमेंट के अंदर जब कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो हमने टेक्निकल देख लिया। तो इनका अगर मैं लेके चलूँ आपको इनके पीएनएल के ऊपर, तो आप देखते हैं कि जो आपको मैंने टेक्निकली दिखाया सारा, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू है, इसको अभी हम कंसोलिडेटेड देख रहे हैं। तो 5,000 से ग्रो करते करते आज ये 48,000, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो उनका रेवेन्यू है इतना है। प्लस उनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है आप देखेंगे कि मतलब 1,300 करोड़ से 18,000 करोड़ हो गया अभी वो, राइट। और अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, जब ये कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ से, आप देखें कंसोलिडेशन कब से स्टार्ट किया है, सितंबर 21 से। तो हम देखते हैं सितंबर 21 से कि सितंबर 21 में हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 30,000 का, 30,000 करोड़ का हमारा उस टाइम पे होगा। मार्च 21 के नंबर्स हैं, सितंबर में मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं 30,000 के अप्रोक्स लेके चलते हैं। 30,000 से अब ये 48,000 है। तो आप देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने 60 से 70% के आसपास रेवेन्यू ग्रो किया, टफ इन्वायरमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखिए हम, मतलब 7,000 करोड़ से, मैं मिड का नंबर लेके चलता हूँ, 6,300 करोड़ से 18,000। तो मतलब मिनिमम 2.5 टाइम्स तो उन्होंने करा ही करा है। तो टफ इन्वायरमेंट में इतना करना, मार्जिन अच्छे होना, मार्जिन को एक्सपैंड किया उन्होंने
24% से 39%, 30% के आसपास रहेगा इनका हमेशा। तो ये काफी लाजवाब है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हम देखें, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे देखते हैं हम, 4500 से 13,000, ये भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गई है, राइट। एंड अभी भी हम देखते हैं कि ये काफी मनी रेज कर रहे हैं, बिकॉज एनबीएफसी का काम क्या होता है? एनबीएफसी का काम होता है कि जो पैसे ये मार्केट से उठाते हैं, मार्केट से मतलब इंश्योरेंस कंपनी से या कोई एफआईआई से उठाते हैं पैसा, कोई भी प्राइवेट पेयर से उठाते हैं पैसा। तो जब उठाते हैं पैसा तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 3% का इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको। तो वो पैसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 CR रेज किया, लिया मार्केट से, 100 CR उन्होंने 3% इंटरेस्ट से लिया। तो ये इस 100 CR को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ लोन्स, राइट। और उस लोन को वो ज्यादा परसेंटेज पे देंगे, तभी वो ज्यादा कमा पाएंगे। 3% पे लिया, और अगर फॉर एग्जाम्पल 5% लेते हैं, मैं आपको सिर्फ एक राउंड ऑफ नंबर बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है, तो 2% जो बीच में बच रहा है, तो वो उनका मेन प्रॉफिट है, राइट। तो ये एनबीएफसी से काम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी एनबीएफसी नहीं है, बिकॉज इनके डिपॉजिट्स भी हैं। और मैं तो कहूंगा ये एक्चुअली में ना एनबीएफसी ना कोई बैंक, ये तो एक फिनटेक कंपनी दिखती है मेरे को, बिकॉज ये फिनटेक कंपनी के पास एक मतलब ये अपने डेटा को इतना अच्छा लेवरेज करती है, इनके पास इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो उनको क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छा करती है। प्लस इनको पता है कि मुझे किस बंदे को वॉशिंग मशीन पे लोन देना है, किस बंदे को एसी पे लोन देना है, किसकी सैलरी के बेस पे क्या लोन देना है। तो सारा इनका जो इन हाउस, जो उन्होंने इतना 10 साल से जो पूरा इन्होंने एक अपना प्रोसेस बनाया है, वो बहुत ही लाजवाब प्रोसेस है, और वो हम देखेंगे भी। सो अभी हमने इनका पीएनएल देख लिया, और हमने इनका एनपीए नंबर हमने आपको बता ही दिया, आपको मैंने इसका। और अब इन्वेस्टर्स देखते हैं। अब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि पब्लिक के पास सिर्फ 11% ही है, सारा का सारा प्रमोटर्स और एफआईएस और डीआईएस होल्ड करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग है इस कंपनी की, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। प्लस अभी के क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं हम। अभी इनका जो Q2 का जो नंबर आया है, वो आया है 13,300 का आया है, और पिछले सितंबर में 10,000 का था। तो आप देख सकते हैं कि 33% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, राइट। सो उसके बाद आप देखते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखूं मैं, तो 3,700 था सितंबर में, लास्ट सितंबर 2022 के अंदर। अभी आप देखें 4,700। सो मतलब बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ है टफ एनवायरनमेंट के अंदर। और इनके पास टफ एनवायरनमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज और कोई कंपनी ऐसा ग्रो नहीं कर पाती इतने बड़े बेस के ऊपर, बिकॉज इस कंपनी का बेस बहुत बड़ा है, राइट। सो कुछ अप्रोक्सीमेटली अब इनका शायद 2,90,000 का हो चुका है इनका जो एयूएम है, जो कि मतलब लोन बुक जो इनकी इतनी हो चुकी है। तो ये अच्छा खासा बेस है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन एक मीडियम बेस है इनका। तो इस पे इतने नंबर को ग्रो करना बहुत अच्छा है। और इस कंपनी की एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये एक फिनटेक रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, बिकॉज ये अपने डेटा को बहुत खूबसूरती से लेवरेज करते हैं, किसको क्या बेचना है, किसको क्या होम लोन देना है, किसको क्या गोल्ड लोन देना है, कितने परसेंट पे देना है, कहाँ पे इनका, बिकॉज इनके नेट एनपीए नंबर से, इनके ग्रॉस एनपीए के नंबर से वो दिखता है, राइट। और अभी इन्होंने कुछ डिस्कशंस भी इन्होंने करे हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। तो हमने ओवरऑल देख लिया कि ओवरऑल बहुत अच्छा चीज है इनकी। और आप देखें ग्रॉस एनपीए लेस देन 1%, नेट एनपीए लेस देन 0.5%, तो मतलब अमेजिंग नंबर्स हैं, राइट ये। तो हमने ये देख लिया। अब मैं इनके एक जो इनकी प्रेजेंटेशन आई है इस क्वार्टर के अंदर, उसकी बात करूंगा, एंड उस पर मैं लेके चलता हूँ आपको मैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ए अभी ग्रोथ है, आपको बताया मैंने 2,90,000 का हो चुका है इनका ग्रोथ, 33% की रही है इनकी। तो पैट इनका 28% ग्रो हुआ है। इनका आरओई नंबर, मतलब आरओई नंबर तो बहुत अमेजिंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5% पे। नेट एनपी आपको बता ही दिया मैंने 0.44%। तो मतलब काफी अमेजिंग नंबर्स हैं। प्लस इनका एयूएम 33% से ग्रो हुआ है अभी। और उन्होंने इस क्वार्टर में 20,000 करोड़ का इन्होंने Q2 के अंदर एयूएम जो लोन दिया है वो उतने का दिया है। प्लस जो इनके जो कस्टमर्स आप देखिए, इन्होंने न्यू लोन बुक्स बुक्ड वर अप 26% टू 8.53 मिलियन इन Q2, एज अगेंस्ट 6.76 मिलियन F2 में। सो सॉरी, Q2 के अंदर जो पिछले साल किया था। तो मतलब काफी अमेजिंग नंबर्स हैं। एंड इन्होंने न्यू कार फाइनेंसिंग इज अहेड ऑफ प्लान, तो इन्होंने जो प्लानिंग करी थी न्यू कार फाइनेंसिंग की, वो भी अच्छी हो गई है। एंड तो मतलब काफी अमेजिंग नंबर्स हैं, काफी चीजें अच्छी हैं इनकी। प्लस ये 30% कैगर ग्रोथ दिखाती है कंपनी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके एनपीए नंबर हमने देख लिए। और मतलब ओवरऑल मेरे को काफी कंपनी अच्छी लगती है। और इसके हम और देखते हैं, तो आप बोरिंग मिक्स देखते हैं, इनका बोरिंग मिक्स क्या है। इनका बैंक, एनएचबी और मनी मार्केट, जहाँ से ये पैसा उठाते हैं, तो यहाँ से बोरिंग मिक्स है इनका। तो ये हर एक मार्केट के पार्टिसिपेंट से पैसा उठाते हैं। सो बैंक से 45%, 7% एनएचबी से, मनी मार्केट से 34%। तो ये सब भी अच्छा है इनका। तो मतलब एक काफी अच्छी मेरे को चीजें दिखती हैं।
प्लस एक मैं इसके अंदर मैंने देखा था कि आपको मैं दिखाता हूँ एक इनका अंदर में क्रॉस सेलिंग का जो काफी अमेजिंग इनका क्रॉस सेलिंग का स्ट्रैटेजी रहती है। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऐप भी बनाई थी इनकी, बजाज फिनसर्व की ऐप है। बजाज फिनसर्व इनकी एक्चुअली पेरेंट कंपनी है। सो उनकी बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर उन्होंने ऐप बनाई थी। उसके अंदर आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ये बजाज फिनसर्व ऐप है 44.68 मिलियन नेट यूजर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा ये एक सुपर ऐप, आप कह सकते हैं कि सुपर ऐप बनाई है इन्होंने। अब एक ऐप बनाने का फायदा क्या होता है? एक ऐप बनाने का फायदा ये होता है कि आपका सारा डेटा इस ऐप पे है। इसके ऊपर आप बहुत एनालिटिक्स कर सकते हैं, बहुत चीजों को समझ सकते हैं, आगे ग्रो कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किसको गोल्ड लोन देना है, किसको होम लोन देखना है। तो ये बहुत अमेजिंग नंबर्स है। प्लस पिछले क्वार्टर के अंदर जो मिस्टर बजाज है, उन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज भी किया था। 20 25% की उन्होंने गाइडेंस दी थी पहले, लेकिन 25 से उन्होंने 30% कर दिया था। और अभी डिलीवर भी उन्होंने 33% डिलीवर किया, मतलब जितना बोला था उससे अच्छा भी डिलीवर किया है। तो मैनेजमेंट जो है वो जो कहती है वो करती है, उसका हमने हमेशा देखा भी है, मतलब लास्ट 10 ईयर्स का देखा है और अभी भी कर रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है। प्लस इनका आप देखिए कि अभी पूरे टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज जो है वो 76.56 मिलियन आप देख सकते हैं। और क्रॉस सेल फ्रेंचाइज टू डेट 46.67 मिलियन जो हमने देखा है बजाज फिनसर्व का जो यहाँ पर जो ये है। तो यहाँ पे क्रॉस सेलिंग के लिए इतने यूजर्स को एक क्रॉस सेल करेंगे। और हमने देखा भी है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस वाले काफी कॉल भी करते हैं हमारे को। सो वो तो आपको पता ही है। तो ठीक है, डिस्टरबेंस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम तो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, कोई बात नहीं, हम कॉल कट कर देते हैं, लेकिन आप कॉल करते रहिए, क्रॉस सेलिंग करते रहिए। सो ये ओवरऑल जो है काफी अच्छा नंबर है। और इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने अभी आप देखेंगे रिस्क मैट्रिक्स अक्रॉस ऑल बिजनेसेस वर स्टेबल एक्सेप्ट रूरल B2C बिजनेस। तो पिछले क्वार्टर के अंदर भी मैनेजमेंट ने डिस्कशन किया था कि रूरल डिमांड है वो अभी तक आ नहीं पाई है। जो रूरल कंज्यूमर्स है उनको वो लोन में मतलब प्रॉब्लम आ रही है लेने के लिए, वो शायद वो नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से एक NP नंबर्स बढ़ सकते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को एक्टिवेट किया, जो उनके प्रोसेस बने हुए हैं। आप देखिए द कंपनी हैज टेकन रिस्क एक्शंस इन रूरल B2C business resulting in muted AUM growth in the first half of FY 24। सो ये म्यूटेड है, मतलब AUM ग्रोथ इस सेक्शन में नहीं हुआ है, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रूरल रिकवरी हो नहीं पा रही है अभी तक। मतलब अर्बन जो है, सेमी अर्बन एरियाज काफी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी अभी वो रिकवर नहीं कर पाई है प्री कोविड लेवल से, राइट। तो अभी कर रही है धीरे धीरे, मुझे लगता है शायद मे बी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स के अंदर वो उसकी रिकवरी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। और जैसे ही पॉजिटिव आए, जैसे ही ये रूरल रिकवरी स्टार्ट होगी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये अपना रूरल B2C बिजनेस को भी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे AUM पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। सो वहां से मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा, बजाज फाइनेंस अगर रूरल को लोन दे रहा है, इसका मतलब उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा है कि वहां पे रिकवरी आ गई है। तो हमारे को कुछ कंपनीज को ये पढ़ने से एक ओवरऑल मार्केट का भी हमारे को एक पता लग जाता है। और ये बहुत डेटा रिच कंपनी है, आप देख चुके कितने यूजर्स हैं इनके पास, तो उनको काफी चीजें पता लगती हैं, काफी ट्रेंड्स को ये देखते रहते हैं। तो ये काफी मेरे को अच्छी चीजें लगती हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कि इनका कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंस है, इनकी क्या क्या करते हैं। तो मतलब ये इनका इन्वेस्टर्स है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं इनके। तो ये मतलब काफी अच्छी एक इन्वेस्टर का इनका पूरा पोर्टफोलियो, जो कि काफी मतलब इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, अब ये देखिए प्रोडक्ट स्वीट। अब प्रोडक्ट सूट के अंदर इसमें आप देखते हैं कंज्यूमर, SME, कमर्शियल, रूरल, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स भी इनका बाय द वे ग्रो हुआ है। पेमेंट्स के अंदर भी ये कमाते हैं, पार्टनरशिप एंड सर्विसेज भी है इनकी। उनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो उनकी सब्सिडरी है, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, तो अभी इन्होंने ये भी स्टार्ट किया था, उसको भी ग्रो कर रहे हैं। तो उनके पास ग्रोथ लेवर्स बहुत सारे हैं। और अगर आप ये स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको देख रहा होगा कि इतने सारे यूजर्स को ये चीजें देते हैं। इनके इतने सारे वर्टिकल्स हैं, इनके इतने बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो इतना डेटा को इनके जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो कितना एनालिटिक्स करते होंगे अंदर इन हाउस में, तो हम देख सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे तो हम मतलब इट इज वेरी इंप्रेसिव कि यार ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग, रिटेल स्पेंड फाइनेंसिंग। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पे उन्होंने फटाफट फोन करने स्टार्ट करे, क्रोमा के अंदर बैठते हैं, मॉल्स के अंदर बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, ये वहाँ पे दिवाली फेस्टिवल होता है, ऑफर्स निकालते हैं। तो मतलब काफी चीजें ये बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं। सो इतने सारे वर्टिकल्स के लिए डेटा को लेवरेज करना इस कंपनी को आता है। और इसके मुझे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस से, और जिन्होंने करी भी है।
और मेनली क्या होता है ना कि हम एक प्रमोटर्स पे ही खेलते हैं, जो हम मैनेजमेंट है कंपनी की, जो बोर्ड है कंपनी का, हम उस पे ही बेट लगाते हैं, उसी को हम एक बैकिंग करते हैं कि हाँ यार ये जो बोर्ड है, ये जो प्रमोटर है, ये इस कंपनी को 25 से 30% CAGR की ग्रोथ दिला के रहेगा, टफ एनवायरनमेंट में भी दिलाइए, और जब एनवायरनमेंट थोड़ा ईज ऑफ होगा तो और बढ़िया ग्रो करेगा, मे बी शायद 30% से प्लस ग्रो कर सकता है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। तो वहां पे हमारा मतलब ये ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस मेरे को लगता है कि ये एक डबलर कैंडिडेट है, जो कि आने वाले 3 to 3.5 ईयर्स के अंदर डबलर हो सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर मेरे पास ये है भी। और स्विंग ट्रेडिंग का मैं देखा कि एक 49% का एक टारगेट निकल के आता है मीडियम टर्म के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बुलिश हूँ वैसे भी इंडिया के ऊपर, तो मेरा थोड़ा बायसनेस भी रहता है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से की एक वीडियो है। और जितना मैंने इसकी PPT पढ़ता हूँ, हर बार की मैं कॉन कॉल सुनता हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक खुशी भी महसूस होती है कि यार कितना अच्छा काम कर रही है कंपनी, और बहुत सीखने को मिलता है इनसे हमारे को। तो ये सारा मेरे को ये समझ में आता है। प्लस जो भी आपको लगता है वो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, आप पढ़िए, कंपनी को ट्रैक करिए। और कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मैं बुलिश हूँ। और एक लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे को एक मीडियम टर्म स्विंग टारगेट में मेरे को जो दिखता है, वो मेरे को ये एक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया मैंने, कि यहाँ पे मेरे को एक एक शोल्डर हो गया, ये एक यहाँ पे एक कप हो गया, एक और शोल्डर हो गया, मे बी यहाँ पे डिप आए, उसके बाद यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिखता है, अच्छा क्लीन ब्रेकआउट जो कि रिटेस्ट करके आएगा, और ये ऐसे करते हुए चलता रहेगा। तो ये मैं ऐसे देखता हूँ। एंड इसका आपको मैंने बताया भी था जो है कि इसका एक रेंज है, ये एक बॉक्स ट्रेडिंग इसको बोल सकते हैं, कि बॉक्स ट्रेडिंग है। और इसका जो भी डेप्थ है, तो मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि इस डेप्थ को ये ऊपर जाके जरूर हिट करेगा, जो कि निकल के आता है इस लेवल पे। सो ये जो लेवल है हमारा, यहाँ पे मेरे को एक मीडियम टर्म में मेरे को ये टारगेट दिखता है इस लेवल का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11,700 900 के अप्रोक्स आता है। बस एक चीज और भी है, मतलब कई लोग कहते हैं कि ये बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी है। हाँ, हाई वैल्यूएशन कंपनी जरूर है, लेकिन इतना भी हाई वैल्यूएशन नहीं है। अभी हम देखते हैं कैसे, बिकॉज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर हम इसका पी भी देखें, बिकॉज हालांकि पी इसमें देखने का फायदा नहीं है, बिकॉज इतना हाई ग्रोथ कंपनी है, तो पी मार्केट इनको ज्यादा देती भी है। तो चार्ट पे जाते हैं, इनका पी रेशियो देखते हैं, तो पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। कि पहले तो कहाँ कहाँ ट्रेड करता था ये बुल मार्केट में, तो ये 100 पे जाके ट्रेड करता है, राइट। तो अभी तो ये बहुत नीचे है, इसका मतलब अभी बुल मार्केट स्टार्ट होने वाली है। और बुल मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 70 60 पी पे चला जाएगा आराम से, तो यहाँ पे डबलर मेरे को वैसे दिखता है ये। और अच्छे इन्वायरमेंट में 30+ ग्रोथ तो करेगा करेगा। तो एक मेरे को थोड़ा बायसनेस है इसके लिए। एंड ये तो वैल्यूएशन की बात होगी, प्लस वैल्यूएशन में आप देखिए कि इतना वैल्यूएशन होने के बाद भी ये फंड रेस कर पा रहा है, ये पैसा रेस कर पा रहा है। एज एन NBFC डिपॉजिट्स भी ग्रो हो रहे हैं इनका। तो अगर इतने हाई इनकी प्राइस टू बुक भी अगर देखेंगे, तो शायद इनका प्राइस टू बुक जो है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो प्राइस टू बुक जो है, इनकी बुक वैल्यू 988 है, और करंट प्राइस इतना है। तो ऑलमोस्ट जो इनका जो प्राइस टू बुक आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 9 9.5 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो प्राइस टू बुक जो है वो इतना आ रहा है, तो 9 के प्राइस ऑफ बुक पे भी ये अगर इतना फंड रेस कर सकता है, अगर ये पैसा उठा सकता है मार्केट से आगे लेंड करने के लिए, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को भी इन पे भरोसा है, इनके प्रमोटर्स पे भरोसा है, इनके मैनेजमेंट पे भरोसा है, इनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे भरोसा है। तो बेसिकली जो आपको मैंने बताया कि ये मुझे फिनटेक रिस्क मैनेजमेंट कंपनी लगती है, बजाय कोई NBFC या कोई भी हम इसको और नाम दे। मेरे को तो ये एक फिनटेक कंपनी लगती है, जो कि हाईली ल्यूक्रेटिव और सॉरी हाईली मतलब एडवांस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करती है। सो यही है मेरा आज का पूरा एनालिसिस और मेरा टेक्निकल फंडामेंटल्स मैनेजमेंट। सो बाकी कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, इसमें वो सारा ओपन है पब्लिक डोमेन में। कोई डाउट आता है मुझसे ज़रूर पूछिए। और तो मैं और इसमें कुछ बचा नहीं है, और जितना भी था एनालिसिस मैंने कर दिया है। प्लस कोई भी और इसमें अपडेट आती तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, और इसको मैं ट्रैक करता रहूंगा, जब भी ब्रेकआउट होगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसकी। और मैं बुलिश हूँ, और मैं बायस भी हूँ उसको लेके, बिकॉज मैं इसको होल्ड भी करता हूँ। तो मैं अपने दोनों पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ, प्लस इन्वेस्टमेंट वाली पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ। बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। एंड सो जो भी आपको डाउट आया आप मुझसे जरूर पूछिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।